तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। अ, इसके बाद आप लिखे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब केसी या केपी कुछ भी हो सकता है, तो लिख लीजिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब केसी या केपी, दोनों में कोई भी हो सकता है। तो देखिए, इसमें कई बार आपको बेसिक क्वेश्चंस मिलेंगे इस टॉपिक पे। देखिए, इसमें कुछ रूल्स हैं छोटे छोटे, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। पहला रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है कि अगर आपको कोई रिवर्सिबल रिएक्शन दे दिया जाए, सपोज ए से बी बन रहा है और आपको एक रिवर्सिबल रिएक्शन दे दी गई है, ठीक है, और इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू भी आपको गिवन है। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी या केपी या केसी केपी को इन जनरल के इक्विलिब्रियम भी लिख सकते हो आप, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लो कितना है, K1 है। ठीक है, और ये वैल्यू आपको दी हुई है क्वेश्चन में, ये वैल्यू आपको क्या है, गिवन है। और आपने क्या किया, आपने वो रिएक्शन जो दी है उसको रिवर्स कर दिया, उसको रिवर्स करके लिख दिया। जैसे ए से बी बन रहा है, अगर इसको आप रिवर्स कर दें तो रिवर्स करने पे इक्वेशन हमारी हो जाएगी B2 है। और इस तरह से रिवर्सिबल रिएक्शन को रिवर्स करने पे उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो भी बदल जाएगा, वो भी चेंज हो जाएगा, है ना। और कितना हो जाएगा वो, है ना, अगर आपसे पूछा जाए ये नया वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना हो जाएगा K1 के रिस्पेक्ट में, तो जब भी हम लोग रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है ना। आपको ये रिजल्ट याद रखना है कि जब भी कोई रिवर्सिबल रिएक्शन को आप रिवर्स करके लिखेंगे तो जो रिवर्स वाली रिएक्शन होती है ना, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो प्रीवियस इक्विलिब्रियम का रेसिप्रोकल होके इक्वल हो जाता है। ठीक है, Yes, बोलो sir. भाई, Yes. है ना। और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ, मान लो आपको लग रहा हो कि ऐसा क्यों हो गया। तो जैसे पहली रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन, इसका आप अगर लिखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 की वैल्यू, तो हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ बी डिवाइडेड बाई एक्टिव मास ऑफ ए, ये इसका K1 होगा। ठीक है, और Yes. अब जो ये नई वाली रिएक्शन है रिवर्स करने के बाद जो आपने लिखी है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप देखो, तो जिसको के इक्विलिब्रियम डैश बोल रहे हैं, ये हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ ए डिवाइडेड बाई एक्टिव मास ऑफ बी, है ना। और Yes. इसको आप, है ना, ए बी बाई ए और ए बाई बी, ए एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है, इसको आप ऐसे भी ले सकते हो। और ये वैल्यू बेटा किसके बराबर थी, ये K1 के इक्वल है ना, तो ये क्या हो गया 1/K1। ठीक है। तो ये एक रिजल्ट है, मतलब इसको हम लोग क्वेश्चंस में डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, है ना। अभी तो हम लोग इसको एज ए रूल पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इसको डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही सभी को? Yes, sir. Yes. Yes. अच्छा ठीक है, अब आते हैं सेकंड रूल पे, रूल नंबर 2। तो पहला रूल तो ये बोलता है कि किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकल हो जाता है ना। अब आते हैं रूल नंबर सेकंड में। रूल नंबर सेकंड क्या है, लिख लीजिए, केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, केस ऑफ
मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, देखिए क्या मतलब इसका। इसमें पहले तो हम लोग एक रिवर्सिबल रिएक्शन ले लेते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर ली थी, ए से बी बन रहा है और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं कि K1 है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। और अगर आपसे बोला जाए कि इस रिएक्शन में दोनों, मतलब इस रिएक्शन में ओवरऑल आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सपोज आपने ऐसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अच्छा 2 से मल्टीप्लाई करने मतलब ये नहीं कि केवल आप रिएक्टेंट साइड मल्टीप्लाई कर दो, आपको दोनों तरफ करना है, मतलब पूरी रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसा करने पे जो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो चेंज हो जाएगा, है ना। अब वो K1 के बराबर नहीं होगा। अब उसका जो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपको रिएक्शन मिल रही है, उसका न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा वो प्रीवियस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। मतलब जो नंबर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, जिस न्यूमेरिक नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, वो न्यूमेरिक नंबर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो प्रीवियस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, उसकी पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 पावर में आ गया, है ना। तो उसका नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया K1 होल स्क्वायर। ठीक है, जैसे आप कहोगे कि सर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होना चाहिए इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? K1 क्यूब हो जाएगा, है ना। जिस भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर उसकी पावर में आ जाएगा। सपोज आप किसी n नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में, तो उसका जो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो उसके प्रीवियस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर होल पावर n के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो Yes. ये भी एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट ही है। और अभी क्वेश्चन हम लोग, कई क्वेश्चन मिलेंगे कि जिसमें ये जो कॉन्सेप्ट है हम लोग पढ़ रहे हैं उनको हम लोग को डायरेक्ट अप्लाई करना होगा। अच्छा, अगर मान लीजिए 2 से डिवाइड कर दिया आपने, अंडर रूट की है ना। ये तो मैंने मल्टीप्लिकेशन का रूल बताया। जैसे आपने 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, आपने बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दिया, तो आपकी रिएक्शन हो गई A/2, दिस गिव्स B/2। अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा? सर 1/n पावर हो जाएगा, K1 की पावर 1/2। हाँ, तो यहाँ पे बिल्कुल सही बताया आपने कि यहाँ पे क्या होगा कि आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन डिवीजन को भी आपको मल्टीप्लिकेशन की नजरों से देखना है। मतलब इसको आप ऐसे समझिए कि आपने 2 से डिवाइड ना करके आपने हाफ से मल्टीप्लाई किया है बोथ साइड, है ना। 2 से डिवाइड करने का मतलब ओवरऑल आपने क्या किया, 1/2 से मल्टीप्लाई किया है। और अगर आप जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो उसकी पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो K1 की पावर 1/2, या इसको स्क्वायर रूट ऑफ K1 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ओवरऑल मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए कि किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो नंबर, वो न्यूमेरिक नंबर उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर डिवाइड करेंगे तो डिवाइड को भी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आप कंसीडर करिएगा। जैसे 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो मतलब इसका मतलब ये सेम है कि आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो रही बात सभी को? Yes. Yes. तो ये हो गया आपका रूल नंबर 2। अब इसके बाद नेक्स्ट रूल में आते हैं, केस ऑफ एडिशन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। केस ऑफ एडिशन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है,
रिवर्सिबल रिएक्शंस के एडिशन का क्या रिजल्ट होता है? देखिए एडिशन का मतलब वो क्या है, देखिए जैसे मान लिया कि आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है, ए से बी बन रहा है और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना दिया हुआ है, मान लीजिए K1 दिया हुआ है, ठीक है। और एक एक रिएक्शन और है, रिवर्सिबल रिएक्शन, इसमें कुछ बी से सी बन रहा है और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, K2 है। और एक आपको और दी गई है रिएक्शन, है ना, इसमें सी से डी बन रहा है और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3 है। मतलब आपको तीन डिफरेंट रिवर्सिबल रिएक्शन दी गई हैं और तीनों का अपना अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी दिया गया है। और आपने क्या किया, उन तीनों रिएक्शंस को ऐड कर दिया। आपने क्या किया, तीनों रिएक्शंस को ऐड कर दिया। तो ऐड करने पे देखिए बी बी कैंसिल हो जाएगा, सी सी भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आपको एक नई रिएक्शन मिलेगी जिसमें क्या बन रहा होगा, ए से डी बन रहा होगा, ठीक है। तो आपको जो ये नई रिएक्शन मिल रही, इसका न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए क्या होगा, तो बोलते हैं कि जब भी रिवर्सिबल रिएक्शंस को हम लोग ऐड करते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं वो ऐड नहीं होते हैं, है ना। आपको जैसे हो सकता है कि ऐसा लग रहा हो कि रिएक्शन ऐड की तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी ऐड हो जाएंगे, है ना, K1 प्लस K2 प्लस K3 के बराबर हो जाएंगे। लेकिन ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट रॉन्ग रिजल्ट है, ठीक है। अगर आप ऐड करके लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो होता क्या है फिर, जब ऐड नहीं होगा तो क्या होगा, तो आप जब रिएक्शन ऐड कर रहे हैं, ठीक है, दो रिवर्सिबल या तीन रिवर्सिबल रिएक्शन जब भी ऐड करेंगे तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐड ना होकर उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई। इसका मतलब जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो उन तीनों रिएक्शन के जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उनके प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो रिएक्शन जब आप ऐड करेंगे, रिएक्शन जब आप ऐड करेंगे तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, है ना। ये आपको याद रखना है, रिएक्शन आप ऐड कर रहे हैं लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। अच्छा, आपको लग रहा हो सर ऐसा कैसे हो रहा है, रिएक्शन ऐड कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है ना। तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आप जो सबसे पहला रिएक्शन था, सबसे पहली रिएक्शन है ना, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 अगर आपसे बोला जाए लिखने को, तो पहले हम लोग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लिखेंगे, मतलब एक्टिव मास ऑफ बी डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, एक्टिव मास ऑफ ए, है ना। अब जब यस आप सर। दूसरे, है ना, जब आप दूसरी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे तो हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ सी डिवाइडेड बाई एक्टिव मास ऑफ बी। और थर्ड रिएक्शन का लिखेंगे तो एक्टिव मास ऑफ डी डिवाइडेड बाई एक्टिव मास ऑफ सी, ठीक है। अब जरा आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसी रिजल्ट में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। K1 का वैल्यू रख दीजिए बी बाई है, K2 का सी बाई बी, K3 का डी बाई सी। तो होगा क्या है, देखिए बी से बी कैंसिल होता दिख रहा है, सी से सी का एक्टिव मास कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली बचा क्या, एक्टिव मास ऑफ डी डिवाइड बाई एक्टिव मास ऑफ ए। और ये जो रेशियो आ रहा है एक्टिव मास का, ये अल्टीमेटली जो ओवरऑल रिएक्शन है उसी का तो ही है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना। ए से डी का ही तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिल रहा है आपको। इसका मतलब यस। जो फाइनल इन तीनों के प्रोडक्ट के बराबर है ना। इससे प्रूफ हो रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, ऐड नहीं हो रहे हैं। क्योंकि अगर आप ऐड करेंगे तो कभी ये मिलेगा ही नहीं, डी वाई ये नहीं मिलेगा उसमें, ठीक है। Yes, sir. है ना, तो बस ये तीन रूल तो ये हो गए। एक और इसमें लिख लीजिए, लास्ट पॉइंट एक ये भी है, रूल नंबर 4। देखिए रूल नंबर 4 ये कहता है कि
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कोई भी हो, चाहे केसी हो या केपी हो, या अभी एक चैप्टर हम लोग आगे पढ़ेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम करके, उसमें भी कई सारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ेंगे। जैसे वीक एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के होता है, वीक बेस का के भी होता है, सॉल्ट का के एस पी होता है ना, वाटर का के डब्ल्यू होता है। अलग अलग केस में अलग अलग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं। तो रूल नंबर 4 ये बोलता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहे किसी भी टाइप का हो, है ना, है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी भी टाइप का हो, आइदर के सी, के पी, के डब्ल्यू, के बी, के एस पी, ये सभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होते हैं ये केवल अगर हम लोग गैसों में देखें तो 3 वेरिएबल होते हैं। गैसों के 3 स्टेट वेरिएबल होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं वो केवल और केवल टेम्परेचर का फंक्शन होते हैं, वो प्रेशर और वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करते हैं, है ना। कहने का मतलब ये कि अगर किसी रिएक्शन का, किसी रिवर्सिबल रिएक्शन का आप प्रेशर चेंज करेंगे या वॉल्यूम चेंज करेंगे तो उसका केपी चेंज नहीं होगा, ठीक है, उसका केसी या केपी नहीं चेंज होगा। लेकिन अगर आप टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो उस रिएक्शन का केपी या केसी का वैल्यू चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको बस यही पॉइंट लिख लेना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी, केपी, केबी, के डब्ल्यू, ये सब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है। अभी इस चैप्टर में हम लोग यही 2 पढ़ रहे हैं, केसी, केपी। अभी आगे वाले चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रियम में इनसे भी आपका सामना होगा। तो ये सभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है, और ये जितने भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये केवल टेम्परेचर का फंक्शन होते हैं, इज ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ये सभी केवल केवल किस पे डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। जिस भी सिस्टम में, जिस भी कंटेनर में आप ये रिएक्शन करा रहे हैं उस सिस्टम के टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। लेकिन ये भी लिख लीजिए, बट independent on pressure and volume of gaseous mixture। तो टेम्परेचर पे तो डिपेंड करते हैं लेकिन उस मिक्सचर के प्रेशर और वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है। Yes, sir. सर है ना, तो टेम्परेचर ये पे कैसे डिपेंड करते हैं? टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करते हैं, देखो इसमें अभी हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम करके। तो वहां पे एक फॉर्मूला पढ़ाया जाएगा, किरचॉफ इक्वेशन, ठीक है। और किरचॉफ इक्वेशन ये कहती है, किरचॉफ इक्वेशन, किरचॉफ इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर किसी रिएक्शन का टेम्परेचर T1 है, किसी रिवर्सिबल रिएक्शन का, ठीक है, और T1 टेम्परेचर पे उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, और आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया, T1 से T2 कर दिया, तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बेटा चेंज हो जाएगा, K1 से K2 हो जाएगा। तो किरचॉफ इक्वेशन इनके बीच में एक रिलेशन स्टेब्लिश करती है ना, कि टेम्परेचर बढ़ाने पे उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे चेंज होता है। और उसका एक फॉर्मूला होता है log K2/K1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R ब्रैकेट में 1/T1 माइनस 1/T2, है ना। इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल भी सकते हैं एग्जैक्ट वैल्यू कि टेम्परेचर आपने जो भी चेंज किया है, T1 से T2 किया है, तो उस पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी चेंज हो रही है, ठीक है। हाँ, उसके लिए आपको रिएक्शन का डेल्टा एच पता होना चाहिए। डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी चेंज, वो आपको फिर क्वेश्चन में दिया जाएगा तभी हम लोग निकाल भी पाएंगे, क्योंकि उसके लिए आपको डेल्टा एच की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। यस तो ये सर। अभी Yes. है ना, ये टॉपिक अभी पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में।
है ना। बाकी अभी फिलहाल इतना याद रख लीजिए कि अगर टेम्परेचर हम लोग चेंज करते हैं तो उस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब चेंज हो जाता है, और इस फॉर्मूले से उसकी न्यूमेरिक वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. चलो फिर एक क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। अभी जितना हम लोगों ने पढ़ा है उस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, तब और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना, कि क्या अभी सर ने पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है, क्या मतलब है इसका, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। क्वेश्चन करने से ही देखो, ये चैप्टर बेटा फिजिकल केमिस्ट्री के जो चैप्टर है इनमें तो क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, मतलब क्वेश्चन मतलब न्यूमेरिकल्स, क्वेश्चन का मतलब मेरा है न्यूमेरिकल्स है। तो इसमें तो आप ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आपके लिए भी बढ़िया है, हैं? एक यार ऐसा क्वेश्चन कराते हैं, मतलब जिससे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। चलो ये करते हैं। देखो बेटा, ये है क्वेश्चन। पहले सभी लोग रीड कर लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो इसमें कह रहा है एट ए सर्टेन टेम्परेचर द फॉलोइंग रिएक्शंस हैव द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एज शोन। आपको बेटा उसने दो रिएक्शन दे रखी है, ठीक है, और उनके करस्पॉन्डिंग केसी की वैल्यू दे रखी है। फर्स्ट रिएक्शन का केसी उसके सामने लिख दिया है राइट साइड पे, और सेकेंड रिएक्शन का केसी उसके सामने लिख दिया है बेटा, है ना। और आपको एक तीसरी रिएक्शन और दे रखी है ना। और इस थर्ड रिएक्शन का वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी की वैल्यू पूछ रहा है। आपको दो रिएक्शन दे रखी, तीसरी का पूछ रहा है। तो देखो जब भी ऐसा एक क्वेश्चन मैं आपको करके बताता हूँ तो आपको फंडा समझ में आएगा कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, ठीक है, तो जो रिएक्शन जिसका वो फाइनली केसी या केपी पूछ रहा हो, है ना, उसको आप टारगेट इक्वेशन मान लो। उसको क्या मान लो आप? टारगेट इक्वेशन मान लो कि आपका ये टारगेट है, ठीक है, मतलब आपको ये रिएक्शन बनानी है, ठीक है, आपको इस रिएक्शन का केसी निकालना है। और इस रिएक्शन को केसी को निकालने के लिए आपको इन ऊपर दी गई दो जो रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन और सेकेंड रिएक्शन, इन दोनों रिएक्शन की हेल्प से ये वाली रिएक्शन आपको बनानी है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करें देखो, अब उसके लिए तुम्हें क्या करना है, ये तुम्हें एक तरफ से देखो, आप जो टारगेट इक्वेशन है इसमें पहला रिएक्टेंट देखो क्या लिखा हुआ है, सबसे राइट में क्या लिखा हुआ है, 2 मोल ऑफ SO2, ठीक है। आप फिर अब ये देखो कि जिन दो रिएक्शन से आप बनाना चाह रहे हैं रिएक्शन, है ना, ये SO2 कहाँ छुपा बैठा है। इन दोनों रिएक्शन में देख के बताइए कि SO2 कहाँ बैठा हुआ है। पहली रिएक्शन में बैठा हुआ है कि दूसरी रिएक्शन में? फर्स्ट। Sir. है ना, हाँ ये देखो ये मुन्ना भाई यहाँ बैठा हुआ है। SO2 जो है वो फर्स्ट रिएक्शन में बैठा हुआ है। अच्छा चलो पकड़ में तो आ गया। अब देखो आपको क्या करना है, आपको अपनी रिएक्शन में SO2 को रिएक्टेंट साइड लाना है। SO2 को किधर साइड लाना है? रिएक्टेंट साइड, है ना। लेकिन जो वो छुपा बैठा हुआ वो किस साइड बैठा हुआ है फर्स्ट रिएक्शन में? Product side. प्रोडक्ट साइड, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस रिएक्शन को इस फॉर्मेट में लाने के लिए फर्स्ट रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि वो SO2 बैठा है प्रोडक्ट साइड और बेटा आपको लाना है रिएक्टेंट साइड। तो आपको जो आपको फर्स्ट रिएक्शन ये वाली है ना, फर्स्ट रिएक्शन इसकी बात कर रहा हूँ, इसको आपको रिवर्स मारना पड़ेगा।
मतलब इसको रिवर्स करके लिखना पड़ेगा। अगर आपको इसको अगर आप इसको रिवर्स करके लिखेंगे तो SO2 किधर आ जाएगा, रिएक्टेंट साइड। अब एक समस्या और है, हमें इसके 2 मोल चाहिए पूरे पूरे, इसके आगे 2 चिपका हुआ है ना देखो, लेकिन यहाँ पे तो 1 ही लिखा हुआ है ना, मतलब इसके 1 ही मोल है, और हमें एग्जैक्टली इसके इसी की तरह बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। इससे ये समझ में आ रहा है कि अगर हम लोग क्या करें, इक्वेशन 1 को पहले तो रिवर्स करें, रिवर्स ऑफ इक्वेशन 1, और साथ ही और क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई भी करना है। बोलो भाई। तो उससे कम से कम जो पहला रिएक्टेंट है वो वैसे ही बन जाएगा जैसा हमें बनाना है। तो पहले चलो लिख देते हैं, मैं दोनों काम एक साथ ही कर रहा हूँ, मैं 2 से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ और रिवर्स भी कर रहा हूँ फर्स्ट रिएक्शन को, देखते जाइएगा। तो ये मैंने लिख दिया है ना। अब देखो आपने एक साथ दो ऑपरेशन किए हैं, आपने पहली रिएक्शन को रिवर्स किया है, तो इसका केसी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। भाई रिवर्स करने पे केसी क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल। है ना। और साथ ही साथ आपने 2 से मल्टीप्लाई भी किया है, और अभी हम लोग पढ़ा था कि किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो केसी की पावर में चला जाता है, ठीक है। तो 2 जो जिससे मल्टीप्लाई किया वो इस नंबर की पावर में चला जाएगा, ठीक है। तो उसका नया वाला केसी मैंने लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ भैया फिर से टारगेट इक्वेशन में, है ना, बिल्कुल आपको अर्जुन बन जाना है, चिड़िया की आंख पे नजर रखना है, मतलब जो आपका टारगेट है बार बार उसको देखते रहना है। तो टारगेट में O2 आ रहा है अगला, तो O2 यार देखो 2 जगह बैठा हुआ है। तो ये अच्छा, जब भी कोई एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट 2 रिएक्शन में हो या 2 से ज्यादा रिएक्शन में हो, तो फिर या उसके बेसिस पे हम लोग कुछ डिसाइड नहीं कर सकते कि अल्टीमेटली ये पहली रिएक्शन से आ रहा है कि दूसरी से आ रहा है कि दोनों से आ रहा है, कुछ नहीं कह सकते। तो इसको छोड़ दो, ऐसे केस में भलाई इसमें होती है कि उसको मत देखो, क्योंकि उसके बेसिस पे हम लोग कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे। आप आगे बढ़ जाओ, अभी प्रोडक्ट भी है, प्रोडक्ट में क्या बैठा है, SO3 बैठा हुआ है और 2 मोल है। आप फिर से देखो SO3 कहाँ बैठा हुआ है इन दोनों रिएक्शन में, SO3 के किसमें है, थर्ड नहीं से नहीं, फर्स्ट और सेकंड। सेकंड में ही देखना, थर्ड तो बनानी है ना हम लोग को, थर्ड का तो केस ही निकालना है ना, यस। वही तो हमारी टारगेट इक्वेशन है। तो थर्ड मत देखो, तो फर्स्ट और सेकंड में बैठा हुआ है, ठीक है। अब देखो हमें लाना बेटा प्रोडक्ट साइड है SO3 को, अरे ये तो बैठा भी प्रोडक्ट साइड है, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। और हमें दो ही मोल इसके बनाने और 2 ही यहाँ भी चिपका हुआ है, इसका मतलब जैसा हमें चाहिए सेम वैसा ही वो प्रेजेंट है सेकेंड रिएक्शन में। तो हम बिना किसी छिड़कानी के साथ क्या करेंगे, सेकेंड रिएक्शन को एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि जैसा हमें चाहिए टारगेट इक्वेशन में, SO3 2 मोल चाहिए, वो पहले से 2 मोल है, प्रोडक्ट साइड भी चाहिए, प्रोडक्ट साइड भी है, तो हम लोग क्यों डिस्टर्ब करेंगे भाई, ठीक है, हम लोग सीधा सीधा लिख देंगे। तो उसका केसी भी मैंने देखो वही लिख दिया है ना, उसमें भी कोई चेंज नहीं किया। अब दोनों के क्या कर दिए, ऐड कर दिए, दोनों को ऐड कर दिए, ऐड करेंगे तो कुछ ना कुछ कैंसिल एंसिल हो जाएगा। देखो 2 मोल सल्फर, 2 मोल सल्फर क्या हो गए, कैंसिल, है ना। अब देखो यहाँ पे 3 मोल O2 है, यहाँ पे 2 मोल O2 है, तो 3 मोल से 2 मोल तो माइनस हो जाएंगे, तो 1 मोल अभी बच जाएगा। तो चलो लिख देते हैं फाइनली क्या क्या बच रहा है। तो 2 मोल SO2, 1 मोल O2, दिस गिव्स 2 मोल SO3, ठीक है, बन गया। देखो यही इक्वेशन बन गई, टारगेट यस सर। इक्वेशन, यस सर। है ना। इसका मतलब आपका टारगेट पूरा होता हुआ दिख रहा है। और अब आपने क्या किया, इन दोनों रिएक्शन को ऐड किया है ना, इन दो रिएक्शन को ऐड किया है, तो उनके करस्पॉन्डिंग केसी क्या हो जाएंगे, ऐड क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। हाँ मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तो जब भी रिएक्शन आप ऐड कीजिएगा तो केसी मल्टीप्लाई कीजिएगा, बस इनके केसी मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, और बस वही आंसर हो जाएगा आपका। ये ऐसा इसका स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1/25, और 10 की पावर 52, 52 का डबल कितना हो जाएगा, 104, है ना। यस।
और 10 की पावर 29। अब सारा कुछ ऊपर ही ले आओ, ज्यादा बेटर रहेगा। तो 1/25 हो जाएगा 0.004, है ना, 0.04। और 10 की पावर 104 में माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो 104 माइनस 29 का तो कितना आ रहा है? 104 में 30 माइनस करोगे तो पूरा पूरा कितना आएगा? 74, है ना। 75 और 25 आएगा, वो भी माइनस का। और इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे, मतलब कि डेसिमल के एक डिजिट के बाद लगाओगे, मतलब है ना। तो 4.0 इंटू 10 की पावर -77, है ना। कुछ ऐसा आना चाहिए। देखो ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आंसर तो दिख ही जाएगा हम लोग को। तो इन चारों में से कौन सा आंसर है? सी। सी वाला है ना। तो बस यही है करेक्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो फिर एक आपको भी करके दिखाना पड़ेगा, तब हम मानेंगे कि भाई समझ में आ रहा है आप लोगों को। यस सर। Yes, sir. एक क्वेश्चन चलो लेता हूं मैं, आप लोग अटेम्प्ट करिए। ये वाला कर दो, अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला सभी लोग अटेम्प्ट करिए और बताइए क्या आना चाहिए। यस सर डन। हो गया? क्या आ रहा है बेटा आंसर? बी ऑप्शन। डी लास्ट सर ऑप्शन ना। बी बी बॉल। अच्छा, बी बॉम्बे। यस सर। और भैया और भी बता दो भाई, बी आ रहा है कि कोई और तो नहीं आ रहा है? हाँ, आयुष्मान बेटा क्या आ रहा है? सर बी ऑप्शन बोला था। सर बी आ रहा अच्छा, है। बी आ रहा है फाइनल। यस सर। यस सर। हर्षिता बेटा आ रहा है अभी? Yes, sir, कर रहा। कर लो भाई सभी लोग। मोहम्मद फयाद आ रहा है? सर कर रहा हूँ।
अरे भाई इतना बड़ा चैप्टर क्वेश्चन तो है नहीं, कितना टाइम लगे। देखो थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव तरीका भी समझ लो कि जैसे ये तो पूरा मैंने करके बताया, सब्जेक्टिव तरीका है ना। ऑब्जेक्टिव में यही काम करेंगे लेकिन लिखेंगे कम से कम, है ना। जैसे देखो इन तीनों में किसी एक को टारगेटिव मान लो, ठीक है। बेटा रे की तीसरी वाली को मान लो टारगेटिव, ठीक है। अगर आप थर्ड वाली को टारगेटिव मानते हैं तो आपको थर्ड रिएक्शन ऊपर दी हुई दो रिएक्शन से बनानी होगी, ठीक है। बोलो भाई, है ना। यस अब इसमें जैसे SO3 को देखो तो SO3 इसमें बैठा हुआ है सेकंड रिएक्शन में, और SO3 के 2 मोल हैं और यहाँ SO3 का 1 ही मोल है। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, सेकंड रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा और साथ ही साथ 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आपको क्या करो, उसको भले ही लिखो नहीं लेकिन ये काम उसके केसी के साथ कर दो। देखो आप इसको रिवर्स सेकंड को रिवर्स करोगे तो केसी कितना हो जाएगा, 1/KC² केसी, और आपने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखोगे यार SO3 तो आ गया, SO2 तो SO2 भी इसमें बैठा हुआ है, और SO2 जब आप इसको रिवर्स करेंगे तो SO2 ऑटोमेटिक किधर आ जाएगा, प्रोडक्ट साइड, है ना। और 2 से मल्टीप्लाई भी किया तो SO2 भी 2 मोल आ गया, तो मतलब ये दोनों चीजें तो एक झटके में ही हो गई, है ना। मतलब ये SO3 और SO2 दोनों सेकेंड रिएक्शन से ही मिल गए। अब O2 को और देख लो, O2 आ रहा है पहली रिएक्शन से, है ना। O2 के मोल तो बेटा एक ही है, चाहिए हम लोग को, एक ही बैठे भी हुए हैं, लेकिन O2 हमें टारगेट इक्वेशन में प्रोडक्ट साइड चाहिए, प्रोडक्ट साइड का चाहिए, और दिया है वो रिएक्टेंट साइड, तो इसका मतलब हमें पहली रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा, है ना। बस इतना काम कर लो और दोनों रिएक्शन को ऐड करोगे तो जो कांस्टेंट कांस्टेंट उड़ जाएंगे, है ना। 2NO2 उड़ जाएगा, एंड ये 2NO चला जाएगा। तो इसका मतलब जब आप ऐड करोगे तो थर्ड रिएक्शन का जो KC3 होगा, KC3 वो पहली रिएक्शन के 1/KC1 और दूसरी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के प्रोडक्ट के बराबर होगा, है ना। तो इसका मतलब रिलेशन KC1 KC2 KC3 में ये वाला आ रहा है, बी वाला आ रहा है, ठीक है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में अगर आप टू द पॉइंट भी करेंगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको 4 ऑप्शन दिए, उन्हीं में से ही छांटना है आपको, ठीक है। सभी को क्लियर हो गया, यस यस सर। यस यस है ना। चलो अच्छा, फिर नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक है, देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपका बनता है उसमें हम लोग बात करेंगे कि किसी रिवर्सिबल रिएक्शन की डायरेक्शन को कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है। लिख लीजिए हेडिंग, हाउ टू प्रेडिक्ट। ठीक है, देखिए तो किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन को कैसे प्रेडिक्ट करना है, है ना। तो अच्छा, इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करने का क्या मतलब है। तो इसको आप ऐसे समझिए कि जब इक्विलिब्रियम आ जाता है ना, इक्विलिब्रियम की एग्जैक्ट बात करें तो उस समय फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन, मतलब दोनों का रेट क्या हो जाता है, सेम। इक्वल हो जाता है ना, इक्वल हो जाता है, सेम हो जाता है। लेकिन ये कब होता है, जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। लेकिन बेटा अगर हम लोग इक्विलिब्रियम से किसी टी टाइम पहले की बात करें कि इक्विलिब्रियम मान लिए 15 सेकंड पे आया है, 15 मिनट पे आया, और आप बात कर रहे हैं 5 सेकंड पे या 5 मिनट पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम से आने से पहले किसी टी टाइम पे अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए क्या रेट बराबर होगा RF = RV,
तो वो नहीं होगा क्योंकि इक्विलिब्रियम आया ही नहीं है, रेट बराबर तो इक्विलिब्रियम पे ही होता है ना। इसका मतलब इक्विलिब्रियम आने से पहले या तो फॉरवर्ड रिएक्शन डोमिनेंट होगी, मतलब कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना, या फिर बैकवर्ड रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा, है ना। दोनों में एक ही कंडीशन तो होगी, इक्विलिब्रियम आने से पहले या तो फॉरवर्ड रिएक्शन तेजी से चल रही होगी, फॉरवर्ड बैकवर्ड फिर धीरे धीरे चल रही होगी उसके रिस्पेक्ट में, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बैकवर्ड रिएक्शन का रेट ज्यादा हो, फॉरवर्ड का कम हो। तो दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। अल्टीमेटली होगा क्या, दोनों में से कोई एक रिएक्शन डोमिनेंट इसलिए होगी, सपोज फॉरवर्ड रिएक्शन डोमिनेंट है तो उसका मतलब मैंने आपको बताया था कि हर चीज इक्विलिब्रियम को पाना चाहती नेचर में। जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं नेचर में बेटा, जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं या किसी पर्टिकुलर रिएक्शन की भी बात करें कि कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन अगर होती है तो उसका टारगेट होता है इक्विलिब्रियम को पाना। इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए ही वो रिएक्शन हो रही होती है ना। और अगर फॉरवर्ड रिएक्शन डोमिनेंट है बैकवर्ड रिएक्शन पे, इसका मतलब इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए फॉरवर्ड रिएक्शन तेजी से चल रही होगी जिससे इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाए, है ना। और बैकवर्ड थोड़ा कम रेट से चल रही होगी, है ना, या फिर बैकवर्ड ज्यादा तेज रेट से चल रही होगी तो फॉरवर्ड कम रेट से चल रही होगी। ठीक है, अल्टीमेटली दोनों में कोई भी दोनों में कोई भी एप्लीकेशन देखने को मिल सकता है और दोनों का रिजल्ट एक ही होगा कि इक्विलिब्रियम को अचीव करना है। ठीक है, तो ये बात को हम लोग थ्योरेटिकली कैसे पता लगाएंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि किसी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम से किसी टी टाइम पहले कौन सी रिएक्शन डोमिनेंट है ना। तो इसको पता लगाने के लिए एक टर्म हम लोग यहाँ पढ़ते हैं और उसे कहते हैं रिएक्शन क्यूशेंट। इसको हम लोग थ्योरेटिकली कैसे पता लगाएंगे कि इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन की तरफ से अचीव होगा, उसके लिए एक हम लोग टर्म के बेसिस पे ये चीज डिस्कस करते हैं और उस टर्म को बोलते हैं हम लोग रिएक्शन क्यूशेंट। रिएक्शन क्यूशेंट को क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और क्यू का मतलब ये क्यूसी भी हो सकता है, मतलब क्यूसी भी हो सकता है और क्यूपी भी हो सकता है। क्यू कंसंट्रेशन के टर्म में भी निकाला जा सकता है, मतलब रिएक्शन क्यूशेंट को कंसंट्रेशन के टर्म में जब निकाला जाता है तो उसको हम लोग क्यूसी सिंबल दे देते हैं। लेकिन रिएक्शन क्यूशेंट बेटा जब पार्शियल प्रेशर के टर्म में निकाला जाता है तो इसको हम लोग क्यूपी बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो रिएक्शन क्यूशेंट है ये है क्या, है ना, और कैसे इसको निकालते हैं ये हमें क्लियर होना चाहिए। तो इसके बारे में एक पॉइंट तो लिख ही लीजिए आप लोग। तो रिएक्शन क्यूशेंट के बारे में लिख लिए, इट इज कैलकुलेटेड। रिएक्शन क्यूशेंट जो है वो कब कैलकुलेट किया जाता है, इट इज कैलकुलेटेड टू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम, predict the direction of equilibrium before equilibrium। ठीक है, इक्विलिब्रियम आने से पहले, क्योंकि देखो इक्विलिब्रियम आ चुका होगा तो फिर इसका कोई मतलब ही नहीं है। इक्विलिब्रियम आने से पहले इसे किसी टी टाइम पे निकाल सकते हैं। मतलब सपोज इक्विलिब्रियम आना है, मान लीजिए 20 मिनट पे आना है, तो इसको आप 15 मिनट पे निकाल सकते हैं या 10 मिनट के टाइम पे निकाल सकते हैं। 20 मिनट से पहले किसी भी टाइम पे आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई रिएक्शन है जिसमें ए गैस प्लस बी गैस से क्या बन रहा है, सी गैस प्लस डी गैस, है ना। और आपने कोई ऐसा टाइम चूज कर लिया जिस समय इक्विलिब्रियम नहीं आया है ना, जिस समय इक्विलिब्रियम क्या है, नहीं आया हुआ है, ठीक है। टी इक्वल टू किसी टी टाइम पे, लेकिन जो टी टाइम है ये इक्विलिब्रियम टाइम से कुछ समय पहले वाला है, ठीक है। और इस समय आप
आपने सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन आपने मीजर कर लिए। किसी टी टाइम पे ए का क्या कंसंट्रेशन है ये मीजर कर लिया, बी का क्या है ये मीजर कर लिया, सी का क्या है ये मीजर कर लिया। तो इसको मैं चलो सिंपल लिख देता हूँ, ए का कंसंट्रेशन 80 मान लेता हूँ अभी यहाँ पे, बी का कुछ बीटी मान लेता हूँ, सी का सीटी मान लेता हूँ, और डी का डीटी मान लेता हूँ, है ना। वैसे ये इनकी वैल्यूज आपको दी जाएंगी क्वेश्चन में, अभी बस मैं जनरल एक्सप्रेशन लिखने जा रहा हूँ। तो किसी टी टाइम पे अगर आपको उस रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट अगर सभी का कंसंट्रेशन दे दिया जाए तो क्यूसी कैसे लिखते हैं। तो क्यूसी लिखने का सेम वही तरीका है जैसे केसी लिखते हैं, है ना। तरीका सेम बिल्कुल वैसा ही। जैसे केसी कैसे लिखते हैं, तो पहले हम लोग प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन लिख देते हैं न्यूमिनेटर में, है ना, इनटू किसके, डिवाइड बाई किसके लिख देते हैं, रिएक्टेंट के, है ना। तो सेम ऐसे ही क्यूसी भी निकाला जाता है। बस फर्क ये होता है कि क्यूसी जिस भी टी टाइम पे निकाला जाता है आपको कंसंट्रेशन उसी टी टाइम वाले चाहिए होते हैं, है ना। जैसे सी का कंसंट्रेशन एट टाइम टी वाला हमें चाहिए, डी का कंसंट्रेशन एट टाइम डी टी, है ना, ए का कंसंट्रेशन एट टाइम टी पे जो था वो वाला हमें चाहिए, और बी का भी टी टाइम पे। अगर इन चारों के कंसंट्रेशन किसी पर्टिकुलर टी टाइम पे आपको दे दिए जाएं तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जो केसी होगा, वैसे केसी वर्ड इक्विलिब्रियम पे ही डिफाइन होता है, लेकिन आप उसको मन में ऐसा समझ सकते हो कि किसी टी टाइम पे जो केसी होता है उसे ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्यूसी बोल रहे हैं, ठीक है। बस अभी इक्विलिब्रियम आया नहीं इसलिए इसको केसी नाम ना देके एक नया नाम दे दिया है, उसको क्यूसी दे दिया है। फिर हम लोग पता कैसे लगाएंगे, मान लो इसकी वैल्यू आपने निकाल ली, इसकी कोई वैल्यू आ गई, तो हम कैसे जानेंगे कि फॉरवर्ड रिएक्शन डोमिनेंट है उस समय की बैकवर्ड डोमिनेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो क्यूसी की वैल्यू आएगी उसको कंपेयर करेंगे उस रिएक्शन की केसी वैल्यू से। कंपेयर द वैल्यू ऑफ रिएक्शन क्यूशेंट ठीक है, क्यूसी क्यूसी की जो वैल्यू आपने निकाली है, या हो सकता है आपको क्यूपी निकालना पड़ जाए। अगर आपको पार्शियल प्रेशर दे दिए जाएंगे तो आप क्यूपी भी निकाल सकते हो। और क्यूसी की या केपी की वैल्यू को आपको कंपेयर करना होगा किससे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कंपेयर करना होगा। क्यूसी की वैल्यू को केसी से कंपेयर करना होगा, या अगर क्यूपी निकाल रहे हो तो आपको केपी से कंपेयर करना होगा, ठीक है। और कंपेयर करने पे तो वो तीन पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। तो उसमें चलो केस बना लेते हैं, केस नंबर 1। जैसे आपने क्यूसी की वैल्यू को केसी से कंपेयर किया, ठीक है, और आपने देखा कि क्यूसी केसी से कम आया, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि आपने क्यूपी निकाला और क्यूपी को केपी से कंपेयर किया और क्यूपी की वैल्यू भी कम आई केपी से, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब क्या रिजल्ट लिखते हैं। तो इस सिचुएशन में बोलेंगे कि रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पे तो नहीं है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे होती तो क्यूपी केसी बराबर ही आता, लेकिन रिएक्शन इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ तेजी से शिफ्ट हो रही होगी, है ना। और वही डायरेक्शन हम लोग इक्विलिब्रियम का उस टी टाइम पे मान लेंगे। तो इसका मतलब क्या, हम लोग इसका रिजल्ट क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन टू अचीव और अटेन इक्विलिब्रियम। तो अगर बेटा क्यूसी की वैल्यू केपी की क्यूसी की वैल्यू केसी की वैल्यू से कम आ रहा है, लेस आ रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम किधर जा रही हो गया उस समय, इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, है ना, फॉरवर्ड हो जाएगी, ठीक है। मतलब इक्विलिब्रियम को प्राप्त करने के लिए
या इक्विलिब्रियम को स्टेब्लिश करने के लिए उस समय फॉरवर्ड रिएक्शन तेजी से दौड़ रही होगी, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा बैकवर्ड, क्योंकि हो तो दोनों रिएक्शन रहेंगी होंगी, है ना, चलती तो दोनों रिएक्शन रहती हैं, है ना, लेकिन उस समय फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा फास्ट रेट से मूव कर रही होगी। और टारगेट क्या है, इक्विलिब्रियम को पाना है उसको। लेकिन अगर आपने क्यूसी की वैल्यू देखी हो केसी से बड़ी आ गई, है ना, क्यूसी क्या हो गया, ज्यादा आ गया केसी से, या फिर क्यूपी ग्रेटर आ गया केपी से, तो अगर केसी या क्यूपी ज्यादा आने लगेगा तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, है ना। इसमें क्या बोलेंगे, इसमें बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम रिएक्शन किधर शिफ्ट हो रही होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, बोलो भाई। यस। तो है ना, सेम सेम यही रिजल्ट आएगा, बस डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगी। रिएक्शन, है ना, रिजल्ट यही आएगा, लेकिन जहां पे फॉरवर्ड बोल रहे हैं वहां पे बैकवर्ड आपको बोलना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे बैकवर्ड हो जाएगा भाई। ठीक है, बोलो भाई। क्यूसी के केसी से कम है तो इक्विलिब्रियम किधर से मतलब कि किधर से कौन सी रिएक्शन डोमिनेंट होगी उस समय, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। और क्यूसी ज्यादा है केसी से तो फिर बैकवर्ड। लेकिन एक ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि पता चला आपने निकाला क्यूसी और वो केसी के बराबर आ गया, ऐसा कम ही देखने को मिलेगा, लेकिन एक पॉसिबिलिटी बनती है, आपको ऐसा डेटा दिया जा सकता है क्वेश्चन में। या फिर आपने क्यूपी निकाला और वो उस रिएक्शन के केपी के बराबर आ गया। तो अगर कभी क्यूपी केसी केपी के या क्यूसी केसी के बराबर आने लगे तो हम लोग बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। ठीक है, इक्विलिब्रियम है ना, ऑलरेडी अटेन हो चुका है, या जो हमारी रिएक्शन है वो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे ही है ना। तो आपको इसमें लिख लेना है, रिएक्शन मस्ट हैव एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो उसमें हम लोग बोलेंगे कि रिएक्शन जो हमारी है वो इक्विलिब्रियम पे ही है उस समय। ठीक है, बताओ भाई, कोई समस्या हो तो बताइए मुझे। नो सर। क्लियर है। अब ये है कि क्वेश्चन इस पे करते हैं तो आपको इसका और तरीका समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, है ना, और इससे रिलेटेड क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, तो रिएक्शन क्यूसेंट क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है कि होता वो एक तरह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की उसको लिखा वैसे ही जाता है, इसका एक्सप्रेशन देखने में वैसा ही लगेगा सिमिलर टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लेकिन ये इक्विलिब्रियम से कुछ समय पहले कैलकुलेट करते हैं इसको, और ये हमें इस बात की जानकारी दे देगा जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम को पाने के लिए किधर डोमिनेंट होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ डोमिनेंट होगी कि बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ डोमिनेंट होगी, ये हमें पता चल जाएगा। एक ये क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा भाई, रिएक्शन क्वेश्चन वाला। देखो ये क्वेश्चन
करते हैं पहले। आपको देखो एक रिएक्शन दी हुई है, ये रिएक्शन पहले लिख लेते हैं। रिएक्शन क्या है? SO2 से NO2 रिएक्ट कर रहा है, SO2 गैस प्लस NO2 गैस से क्या बन रहा है? NO गैस प्लस SO3 गैस। ठीक है, ये रिएक्शन एक सिंपल सी रिवर्सिबल रिएक्शन दी है उसने। फिर कह रहा है a mixture of these gases has been concentration of the reactant product। उसने एक मिक्सचर की बात की है और उस मिक्सचर में इन चारों गैसों का कंसंट्रेशन दे दिया है। ठीक है, SO2 का कंसंट्रेशन कितना है? 0.04 मोलर। NO2 का दिया हुआ है 0.04 मोलर। NO का 0.30। SO3 का भी इतना ही है। ये आपको दे दिया उसने। फिर उसने 3 अलग अलग बातें पूछ रहा है। पहला कह रहा है इज द सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, है ना? वो कह रहा है कि बताओ क्या ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है ना? तो देखो ये कैसे पता चलेगा? अच्छा देखो, इसका शुरुआत में उसने केस ही दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखो, इस रिएक्शन का केस ही उसने दे रखा है। इस रिएक्शन का केस ही कितना दिया हुआ है? 81। ठीक है, और ये जो इसका मतलब ये जो कंसंट्रेशन है, अभी कुछ पता नहीं कि ये इक्विलिब्रियम वाला है या इक्विलिब्रियम किसी टाइम पहले वाला है। अभी कुछ क्लियर नहीं, उसने कुछ क्लियर बोला भी नहीं है। लेकिन अगर हम लोग मान लेते हैं कि किसी टी टाइम पे है ये, और इस टी टाइम पे इस रिएक्शन का QC निकाल लेते हैं। ठीक है, तो QC हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ NO एट टी टाइम इंटू एक्टिव मास ऑफ SO3 एट टी टाइम डिवाइडेड बाई एक्टिव मास ऑफ SO2 इंटू एक्टिव मास ऑफ NO2, है ना? इस तरह से हम लोग इसका KC लिख सकते हैं। अब वैल्यूज रख देते हैं। NO का हो गया 0.3 डिवाइडेड बाई 0.04 0.04। अच्छा, ये हो गया आपका 9 इंटू 10⁻⁻², और ये हो गया 4 इंटू 4 16 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, इससे QC आप जब निकाल लोगे तो आएगा 9/16 इंटू 10⁻²। एक तरह से 900 डिवाइडेड बाई 16 आ रहा है ना? और 900 डिवाइड बाई 16 मेरे ख्याल से ये आना चाहिए 81 से तो कम ही आना चाहिए। देखो जरा निकालो कितना आ रहा है ये। 900 डिवाइडेड बाई 16 करो जरा। 56.2. 56.2। Yes. हाँ, 56.25 है ना? तो ये QC आ गया आपका। अब देखो QC की वैल्यू आप कंपेयर करो KC से। देखो QC आपने निकाला इतना आया, और KC दिया था क्वेश्चन में उसने, पहली लाइन में KC दिया होता है 81। तो आप देखो जरा QC की वैल्यू KC से ज्यादा आ रही, कम आ रही है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? QC की वैल्यू KC से क्या आ रही? कम आ रही है। आ रही है? ठीक है, तो इससे ये बात समझ में आ रहा है कि देखो पहले पार्ट का आंसर क्या होगा? इज द सिस्टम एट इक्विलिब्रियम बोलो, यस बोले कि नो बोले? नो। है ना? तो आंसर हो गया नो। ठीक है, क्योंकि अगर इक्विलिब्रियम पे होता तो QC बराबर आ जाता, तो बराबर तो आ नहीं रहा है। फिर उसने आगे एक बात और पूछी है, इफ नॉट इन विच डायरेक्शन मस्ट द रिएक्शन प्रोसीड टू रीच इक्विलिब्रियम। तो बताइए इक्विलिब्रियम को रीच करने के लिए रिएक्शन किस डायरेक्शन की तरफ प्रोसीड हो कर रही होगी? So forward reaction. हाँ, गुड, फॉरवर्ड रिएक्शन। क्योंकि QC कम आ रहा है, इसका मतलब बोल सकते हैं रिएक्शन मस्ट प्रोसीड टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन टू अचीव इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्योंकि QC कम आ रहा है, इसका मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बेटा ज्यादा होगा बैकवर्ड रिएक्शन से, और ओवरऑल जिसका रेट ज्यादा होता है उसी की तरफ हम लोग ओवरऑल डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं इक्विलिब्रियम की। तो मान लेते हैं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ ज्यादा डोमिनेंट होगी इक्विलिब्रियम,
है ना, इक्विलिब्रियम को स्टेब्लिश करने के लिए फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा होगा। ठीक है, फिर इसने एक बात और पूछी है इसी क्वेश्चन में, देखो 3 अलग अलग बातें पूछ दी उसने। फिर थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ 4 गैसेस एट इक्विलिब्रियम। कह रहा बताइए इक्विलिब्रियम पे जब कुछ समय बाद इक्विलिब्रियम आएगा, और आएगा तो है ही क्योंकि इक्विलिब्रियम को पाने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड दौड़ रही है, बड़ी तेजी से दौड़े जा रही है, तो एक समय बाद तो इक्विलिब्रियम आएगा ही आएगा। और जब इक्विलिब्रियम आएगा तो बताइए उस समय इन चारों गैसों के कंसंट्रेशन क्या होंगे, है ना, आपको इक्विलिब्रियम पे पूछ रहा वो। तो कोई बात नहीं, बता देंगे भाई, है ना, कोई ऐसी बात तो नहीं पूछ रहा है कि ना बता पाए हम लोग। ठीक है, बता सकते हैं हम लोग। कैसे, देखो हम लोग को ये पता चल गया है कि भैया इस समय जिस समय उसने इतना इतना कंसंट्रेशन दिया है उस समय इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब है, और अभी इक्विलिब्रियम को पाने की चाहत में अभी रिएक्शन और ज्यादा किधर दौड़ेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। हाँ, कुछ समय बाद ऐसा जरूर होगा इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो देखो अगर इस समय रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं है और भी ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में और ज्यादा शिफ्ट होगी, तो जिस जिस समय मान लीजिए आएगा इक्विलिब्रियम, उस समय रिएक्टेंट के मोल थोड़े थोड़े क्या हो जाएंगे, और डिकम्पोज हो जाएंगे। ठीक है, और फिर वही वाला एजम्पशन ले लो कि 1 मोल के रिस्पेक्ट में मान लो कि कितने मोल डिकम्पोज हो रहे हैं इक्विलिब्रियम पे, x मोल, है ना। और NO2 के भी कुछ और डिकम्पोज हो जाएंगे, इसके कितने हो जाएंगे, आ, जब भविष्य में कभी आएगा इक्विलिब्रियम तो उस समय तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पहले से कम ही हो जाएंगे, क्योंकि इस समय रिएक्शन फॉरवर्ड दौड़ रही है इक्विलिब्रियम को पाने के लिए, है ना। अच्छा, बैकवर्ड में बढ़ जाएंगे मोल 0.03 प्लस x, और SO3 के कितने हो जाएंगे 0.0 प्लस x। बोलो भाई, तो मैंने मान लिया कि इस समय जो कंसंट्रेशन है उसके रिस्पेक्ट में तो डायरेक्शन का पता लग गया कि अभी और ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। ठीक है, अच्छा रिएक्शन और ज्यादा फॉरवर्ड शिफ्ट होगी तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, है ना। और मैंने मान लिया कि 1 मोल के रिस्पेक्ट में x डिकम्पोज होगा, तो 0.04 माइनस एक्स, लेकिन प्रोडक्ट के थोड़े बढ़ जाएंगे उतने ही, है ना, तो इसके प्लस एक्स। ठीक है ना, बोलो भाई इस बात से सहमत हो कि नहीं, Yes, sir. Yes. है ना। और जैसे ही ये कंसंट्रेशन आएगा तो उस समय केसी मतलब हमारा इक्विलिब्रियम आ चुका होगा, तो इक्विलिब्रियम पे जो क्यूसी की वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, इक्विलिब्रियम पे क्यूसी हमारा बराबर हो जाएगा केसी के। इसका मतलब केसी हमें दिया ही हुआ है, और केसी पे देखो चारों के कंसंट्रेशन लिख लो आप, एनओ के प्रोडक्ट के बेटा न्यूमिनेटर में लिखते चले जाना, प्रोडक्ट के न्यूमिनेटर में लिखो एनओ के और SO3 के, और डिनोमिनेटर में इसके लिख डालो आप रिएक्टेंट के 0.04 माइनस एक्स, 0.04 माइनस एक्स बराबर केसी। केसी की वैल्यू उसने दे रखी है, T1 के बराबर कर दो। ठीक है, अब देखो ये दोनों तो सेम ही है भैया, तो मल्टी स्क्वायर हो जाएगा, तो 0.3 प्लस एक्स। अच्छा नीचे भी देखो सेम ही है दोनों, तो इसका भी स्क्वायर, तो पूरे का होल स्क्वायर लिख दें, Yes. इज इक्वल टू 81, और स्क्वायर को अगर इधर ले आओ राइट हैंड साइड पे, तो 81 तो 9 का क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब सिंपल हो गया क्वेश्चन, है ना, और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इससे x की वैल्यू आ जाएगी, फिर वो x की वैल्यू रख देंगे वो, है ना, तो सब चारों का कंसंट्रेशन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9.6 माइनस 9x, और 9x इधर ले आओ, ये इधर ले आओ तो हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 0.06, x की वैल्यू कितनी आ गई 0.006। ठीक है, और बस ये x की वैल्यू रखते चले जाना तो सबका कंसंट्रेशन आ जाएगा। भाई चारों गैसों का तो पूछ रहा है, इन देखो SO2 और NO2 का 0.04 माइनस एक्स इसके बराबर हो जाएगा,
NO और SO3 का 0.3 प्लस x के बराबर हो जाएगा। बस वही हमारे फाइनल आंसर हो जाएंगे, है ना। कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, तो देखो SO2 और NO2 के आपस में बराबर ही है, और ये हो जाएंगे 0.04 माइनस x, ठीक है। और x की वैल्यू आप निकाल के ले ही आओ, 0.04 माइनस 0.006, तो ये कितना हो गया 4 और 3, है ना। और इसके आप SO3 और NO के आपस में बराबर हो जाएंगे, ये 0.03 प्लस x हो जाएंगे, तो 0.03 प्लस 0.006, तो 0.306, बस यही आंसर हो गया। ठीक है, बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. है तो इसको समझ लीजिए, और कहीं कोई डाउट हो किसी बच्चे को तो पूछ भी लीजिए। यस बेटा, समझ में आ रहा है? यस जो भी बेटा आ रहा है समझ में? Yes, sir. गौरव राणा बेटा आ रहा है समझ में? गौरव, Yes, sir. बहुत दिनों बाद क्लास कर रहे हो क्या तुम? No, sir. अच्छा, डेली करते हो? Yes, sir. बैकअप भी करते हैं सर। बैकअप, अच्छा। तो अभी तक बैकअप हुआ नहीं क्या यार तुम लोग? हो गया सर। सिर्फ एक मैथ्स का चल रहा है, बाकी का हो गया। अच्छा, नहीं भैया इतना, मतलब काफी टाइम हो गया बैकअप होते होते। चैप्टर 2 ही थे ना, क्योंकि केमिस्ट्री में तो हमें लग रहा है बस सर एटॉमिक केमिस्ट्री और स्ट्रक्चर फिजिक्स, था। सर केमिस्ट्री और फिजिक्स के दोनों का बैकअप कंप्लीट हो गया था। मैथ्स में एक ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर के लिए बैकअप सर से बुलवा के रखवाया था सर। सर ने पूछा था तो हमने हाँ बोला, तो सर ने रखवा दिया था हमारे लिए, वरना वो भी ओवर अच्छा, हो गया था। वो भी ओवर अगर, अच्छा। और बैकअप कितने बच्चे अटेंड करते हैं जैसे इस बैच में? हैंड रेज करो, कितने बच्चे बैकअप क्लास कर रहे हैं? पीयूष, गौतम, प्रभव सिंह और गौरव आनंद, 3 बच्चे हैं ना। अच्छा चलो, अच्छा आप ही लोग, हो सकता है आप लोगों का ही छूटा होगा। दिव्यांशी भी करते, अच्छा दिव्यांशी, हर्षिता। अच्छा, तो केमिस्ट्री का हो गया ना बैकअप तुम लोग का सभी का? यस सर। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया है, केमिस्ट्री हो गया तो फिर एक सब्जेक्ट से तो फुर्सत मिल गई। फिजिक्स से भी हो गया है ना, मैथ बच रहा है, बता रहा है बच्चा। ठीक है, चलिए इसके बाद ये रिएक्शन क्वेश्चन बस सिंपल है, इसमें इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इक्विलिब्रियम से पहले किसी टी टाइम पे आपसे पूछ सकता है वो। एक क्वेश्चन चलो और करते हैं अभी, एक क्वेश्चन और करो आप लोग, एक क्वेश्चन आप भी करके दिखाओगे। ये केमिकल इक्विलिब्रियम, ऐसे ही बहुत बढ़िया चैप्टर है, मतलब ये समझ लो कि इसमें मेंस में तो आता ही आता है, एडवांस में एक क्वेश्चन पक्का ही रहता है। और इसके क्वेश्चन इतने टफ नहीं होते हैं कि आप कर ना पाओ। इसका आप एडवांस का भी क्वेश्चन करेंगे, जो एडवांस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, वो भी आपकी अप्रोच में होंगे। मतलब एक बार चैप्टर पढ़ने के बाद आप जब करने बैठोगे तो 90% क्वेश्चन आपसे खुद से हो जाएंगे, है ना। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, अभी हाल फिलहाल में ही आया है। अच्छा, इसमें डेल्टा जी को भी उन्होंने लगा दिया है वो। डेल्टा जी अभी पढ़ा नहीं है, चलो खैर फिर रहने दो, है ना। डेल्टा जी ऐसा है तो आसान, लेकिन अभी टॉपिक आगे आएगा। हम्म,
एक ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है भाई, मतलब ये ऐसा एक इस पे ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन है तो ये मतलब रिएक्शन क्वेश्चन पे ही, लेकिन थोड़ा सा ग्राफ से रिलेट करके आपको करना पड़ेगा, है ना। इसमें एक ग्राफ भी दिया हुआ है। देखो पढ़ो क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है फॉर द इक्विलिब्रियम, एक इक्विलिब्रियम है जिसमें ये कंपाउंड है नॉर्मल ब्यूटेन और ये आइसो ब्यूटेन में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, दोनों ही गैस हैं यहाँ पे, नॉर्मल ब्यूटेन भी गैस है, आइसो ब्यूटेन गैस है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज फाउंड टू बी 1.732। आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे दी है क्वेश्चन में। फिर कह रहा नो इफ द वेसल एट 298 केल्विन a mixture of these two gases be taken as represented by point P in the figure। फिर कह रहा है कि 298 केल्विन पे दोनों का एक मिक्सचर लिया जा रहा है और उस मिक्सचर को इस ग्राफ में P पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। मतलब जो मिक्सचर आपने लिया है ना, उसको ग्राफ में इस P पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कह रहा है कि उस मिक्सचर जो आपने लिया है उसको लेते ही क्या होगा, व्हाट विल हैपन। पहला करा इमीडिएटली एबव इक्विलिब्रियम विल सेट अप, मतलब वो मिक्सचर लेते ही तुरंत ही इक्विलिब्रियम आ जाएगा। बी के में कह रहा है एबव रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन टू अटेन इक्विलिब्रियम, है ना। मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाएगी इक्विलिब्रियम, डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट होगा इक्विलिब्रियम, या बैकवर्ड की तरफ जाएगा, और नथिंग कैन बी सेड। ये भी एक ऑप्शन डाल दिया है उसने। ठीक है, तो क्या करना होगा बताओ भाई। नॉर्मल ब्यूटेन किसमें कन्वर्ट हो रहा है, आइसोब्यूटेन। ठीक है, करो 2 मिनट टाइम लेके अटेम्प्ट करो सभी लोग, बताओ मुझे क्या होना चाहिए। क्वेश्चन आप लोगों से ही मैं करवाऊंगा, वो बढ़िया क्वेश्चन है ये। बताओ बेटा क्या होना चाहिए। पलक बेटा बताओ। सही क्वेश्चन अच्छे समझ में नहीं आ रहा कैसे करें। इसमें देखो ग्राफ से आपको सोचना होगा कि ग्राफ से क्या हमें मिल सकता है। जैसे ये ग्राफ आपको जो दिया हुआ है, ठीक है, इसमें जो इक्विलिब्रियम है वो पी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग दिया हुआ है। तो अगर हम क्या करें, इस पी पॉइंट पे आइसोब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन का कंसंट्रेशन निकाल लें, तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब ये इतना जो पोर्शन है, ये एक तरह से उस टी टाइम पे आइसोब्यूटेन का कंसंट्रेशन हो जाएगा, है ना। Yes. उस टी टाइम पे
आइसोब्यूटेन का कंसंट्रेशन ये इस हाइट के बराबर हो जाएगा, और नॉर्मल ब्यूटेन का जो कंसंट्रेशन है, नॉर्मल ब्यूटेन का जो कंसंट्रेशन है वो इस डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा एक्स एक्सिस में, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, क्यूसी निकालना है ना, देखो। और इस रिएक्शन का जो क्यूसी होगा किसी टी टाइम पे, क्यूसी वो अगर देखा जाए तो रेशियो ऑफ tan theta आइसोब्यूटेन, हाँ टेन थीटा, रेशियो ऑफ आइसोब्यूटेन डिवाइडेड बाय नॉर्मल ब्यूटेन के मतलब इन दोनों के कंसंट्रेशन के रेशियो के बराबर होगी। और ये रेशियो हमें ग्राफ में सीधे पता चल रहा है कि हम टेन थीटा ले लें, है ना, इस ग्राफ में अगर टेन थीटा या टेन 75 ले लें तो ये टेन 75 दिस कंसंट्रेशन अपॉन दिस कंसंट्रेशन के ही बराबर होगा उस गिवन टी टाइम पे, है ना। और 10 फुट 75 मुझे अब बचपन में मैंने याद किया तो मुझे याद आ रहा है, देख लेना सही गलत है, ये होना चाहिए √3+1 डिवाइडेड बाई √3 - 1, yes इतना होता है। अब ये थोड़ा सा अगर जिसको याद होगा वो जल्दी क्लिक कर जाएगा। अच्छा, इस रिएक्शन का उसने देखो केसी दिया हुआ है, केसी 1.732 दिया हुआ है, केसी 1.732 और 1.732 तो √3 के ही बराबर होता है, तो केसी उसने इनडायरेक्टली √3 दिया हुआ है, ठीक है। और क्यूसी इतना आ रहा √3+1 डिवाइड बाई C √3 option - 1, है ना। हाँ। तो इसका मतलब न्यूमरेटर जो है वो √3 से बढ़ गया और डिनोमिनेटर √3 से कम हो गया, तो रेशियो क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना। क्यूसी इसका मतलब केसी से क्या आएगा, ज्यादा की कम, greater than ग्रेटर ग्रेटर, है ना। और क्यूसी जब ग्रेटर आता है तो डायरेक्शन क्या होती है, बैकवर्ड होती है ना। तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन तरफ शिफ्ट होगी, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब लॉजिकली बढ़िया क्वेश्चन है, और एडवांस वाले ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें कैलकुलेशन ना के बराबर होगी, बस कॉन्सेप्ट होगा, तो ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया है। तो ये मतलब इक्विलिब्रियम जो आपका रिएक्शन क्यूसेंट है उसका मैंने आपको बता दिया क्या होता है रिएक्शन क्यूसेंट। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, है ना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है और कैसे निकालते हैं, है ना, इसको समझते हैं। तो राइट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो ये टर्म है इसको हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाई अल्फा। इसके लिए जो नोटेशन यूज करते हैं हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में, और ये टर्म काफी इंपॉर्टेंट है, ये केमिकल इक्विलिब्रियम। इसके आगे एक चैप्टर पढ़ोगे आप आयनिक इक्विलिब्रियम, वहां पे भी ये पीछा नहीं छोड़ेगा आपका। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में डिफाइन होता है, ये जो टर्म है ये किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन होता है, डिफाइन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, है ना। किसी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट स्पेसीज होते हैं उसके रिस्पेक्ट में अल्फा का कैलकुलेशन किया जाता है। मतलब ये जो अल्फा टर्म है ये रिएक्टेंट के स्पेसीज, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, ठीक है। रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में डिफाइन है, इसकी वैल्यू जो होती है वो एक फ्रैक्शनल वैल्यू होती है ना। अल्फा जो होता है वो एक फ्रैक्शनल वैल्यू होता है। फ्रैक्शनल वैल्यू का मतलब समझ रहे हैं, अल्फा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगी, ठीक है। किसी भी रिएक्शन में जो अल्फा होता है वो एक फ्रैक्शनल वैल्यू होती है, ठीक है। अच्छा, अब निकालते कैसे भैया, सारी बातें तो समझ में आ रही, लेकिन अगर अल्फा को कैसे डिफाइन किया गया थ्योरेटिकली, या इसको कैसे निकाला जाए, तो अल्फा के लिए बेसिक एक फॉर्मूला है, ठीक है।
उसी से आप उसकी डिफिनेशन भी लिख सकते हो, डिग्री ऑफ क्योंकि आपके स्कूल पेपर में इसकी डिफिनेशन भी पूछी जा सकती है, डिफाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 नंबर में, ठीक है। तो अल्फा इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, number of moles of reactant dissociated at equilibrium, number of moles of reactant dissociated at equilibrium with respect to initial mole, with respect to initial mole of reactant। इनिशियल मतलब t = 0 पे जो आप लेके चले उसके रिस्पेक्ट में। तो अल्फा को निकाला, मतलब जो डिफाइन किया था वो सीधे इस फॉर्मूले से डिफाइन कर देते हैं। बोलते हैं अगर इसकी डिफिनेशन भी लिखनी हो तो यहीं से लिख देना आप लोग, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएटेड एट इक्विलिब्रियम विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल मोल ऑफ रिएक्टेंट, है ना। इसी को पूरा आपको लैंग्वेज के फॉर्म में लिख देना तो डिफिनेशन बन जाएगी। तो अल्फा को अगर निकालना है तो हम लोग बोलते हैं कि रिएक्टेंट के इनिशियल मोल के रिस्पेक्ट में जितने भी मोल डिसोसिएट हो रहे होते हैं रिएक्टेंट के इक्विलिब्रियम पे, है ना, वो ही उसके अल्फा होते हैं। अब 1 सेकेंड आप मान लो कि इनिशियल मोल अगर आपने 1 मोल ले लिया बेटा, इनिशियल मोल क्या ले लिया 1, तो अगर यहाँ पे आप 1 रखोगे तो 1 मोल के रिस्पेक्ट में बेटा जितने भी मोल डिसोसिएट हो रहे हैं, मान लो 1 मोल के रिस्पेक्ट में कुछ x मोल डिसोसिएट हो रहे हैं, तो वो किसके बराबर हो जाएंगे, अल्फा के बराबर हो जाएंगे, वही आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो जाएगा। बोलो भाई, है ना। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि रिएक्टेंट के 1 मोल से जितने मोल डिसोसिएट होते हैं वही उस रिएक्शन का क्या होता है, अल्फा होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है ना। बोलो भाई। अब देखो इसमें कई बार आपको क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दे दी जाएगी, अल्फा की वैल्यू, और अल्फा की वैल्यू दे के आपसे उस रिएक्शन का वो केसी या केपी वगैरह आपसे पूछेगा। मतलब आपको उस रिएक्शन का केपी या केसी अल्फा के टर्म में निकालना होगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में अल्फा दिया जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम लोग को अपना एक्सप्रेशन भी अल्फा के टर्म में बनाना आना चाहिए, ठीक है ना। ये बात भी समझ में आनी चाहिए। जैसे एक मैं Yes, जनरल sir. एग्जांपल ले रहा हूँ कि जैसे मान लो a से b + c बन रहा है ना। देखो अच्छा, इसको मैं अभी तक जो हम लोग कर रहे थे प्रीवियस जो लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा है उससे थोड़ा रिलेट करके मैं बताता हूँ कि अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि जैसे रिएक्टेंट के a मोल लेते थे, ठीक है, और अभी प्रोडक्ट बना नहीं तो प्रोडक्ट के 0 मान लेते थे, और इक्विलिब्रियम पे क्या करते थे, इसके a मोल से कुछ x मोल क्या करते थे, डिकम्पोज कर देते थे, है ना। इधर भी x बन गया, इधर भी x बन गया, ठीक है, ऐसे करते थे, है ना। लेकिन अब आपको अगर आपको अल्फा की वैल्यू दे दिया जाए कभी क्वेश्चन में, है ना, तो ये वाली जो लाइन है ना इक्विलिब्रियम पे जो हम लोग लिखते हैं, वो हम लोग x के टर्म में ना लिखकर हम लोग फिर वो अल्फा के टर्म में लिखा करेंगे, है ना। अगर आपको अल्फा क्या हो गिवन हो क्वेश्चन में, तो अब कैसे लिखेंगे, देखो तो ये वाला जो फॉर्मूला है, जरा ये वाला फॉर्मूला आप इसी एग्जाम्पल के लिए लगा दो, सिंपल है। देखो आप इसी एग्जाम्पल के लिए अल्फा इक्वल टू, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएटेड एट इक्विलिब्रियम, जैसे ये रिएक्टेंट है तो बताओ इसके कितने मोल डिसोसिएट हो रहे हैं इक्विलिब्रियम पे, एक्स मोल डिसोसिएट हो रहे हैं ना। ए तो हम लोग लेके चले हैं, है ना, लेकिन डिसोसिएट कितने हो रहे हैं, एक्स। और विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल मोल ऑफ रिएक्टेंट, तो इनिशियल मोल कितने हैं उसके, ए, A है ना। तो इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखा है एक्स के टर्म में, इस एक्सप्रेशन में x अपॉन ए ही अल्फा है, ठीक है, x अपॉन ए ही अल्फा है। यहां से जरा x की वैल्यू निकालो अल्फा के टर्म में, तो x बराबर क्या आ गया, a अल्फा। अब आप क्या कर सकते हो कि जहां जहां पे आपने लिखा है x, उसकी जगह a अल्फा a अल्फा a अल्फा लिख सकते हो, ठीक है। तो आपका एक्सप्रेशन ऑटोमेटिक अल्फा के टर्म में आ जाएगा,
है ना। इसका मतलब आप अपना एक्सप्रेशन अल्फा के टर्म में लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, ए माइनस ए अल्फा, ए अल्फा, ए अल्फा। बोलो भाई, जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या आपने रख दिया, ए अल्फा। बोलो भाई, Yes, sir. है ना। तो ये करना हम लोग को सीखना है। और फिर आपसे केसी पूछा जाए चाहे केपी पूछा जाए, आप एक बार अल्फा के टर्म में अगर लिख लेंगे मोल्स को, तो मोल के टर्म में केसी भी निकालना आता है हम लोग को, और केपी भी निकालना आता है ना। बोलो भाई, है ना। जैसे मान लो इसी रिएक्शन का आपको केसी लिखना है अल्फा के टर्म में, तो केसी हो जाएगा ए अल्फा इंटू ए अल्फा डिवाइडेड बाई ए माइनस ए अल्फा इंटू, अच्छा वॉल्यूम से और डिवाइड करना होगा, तो वी वी अपॉन वी, एक भी उड़ जाएगा तो भी एक भी बचा रहेगा, है ना। बोलो, यही तो बनेगा। एक ए से भी ए भी कैंसिल हो जाएगा, तो ए अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा इंटू वी, है ना। हो गया। देखो, आपको क्वेश्चन में अल्फा दिया जाएगा, वो वैल्यू यहाँ पे रख देना, सब्स्टिट्यूट कर देना। इनिशियल मोल आपको देगा ही, वॉल्यूम कंटेनर का देगा ही, उससे कैसे निकल आएगा। ठीक है, तो Yes. ये एक्सप्रेशन अल्फा के टर्म में हम लोग कैसे बना रहे, ये आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि आपको जब अल्फा दिया जाएगा तो इसी तरह से अपना एक्सप्रेशन आपको लिखना पड़ेगा। एक जरा ये वाला आप लोग कर लो भाई, एक खुद से भी लिख लो। क्वेश्चन ले लेते हैं। राइट द एक्सप्रेशन ऑफ Kp in term of alpha for given reaction। ठीक है, आपको Kp का एक्सप्रेशन लिखना है अल्फा के टर्म में, और रिएक्शन आपको दिया जा रहा है PCl5 डिकम्पोज होके बना रहा है PCl3 प्लस Cl2। ठीक है, इसके लिए आपको Kp का एक्सप्रेशन निकालना है अल्फा के टर्म में। ठीक है, तो देखो मैं कर रहा हूँ, आप लोग भी करिए साथ साथ। ठीक है, इनिशियल मोल मान लीजिए PCl5 के A, और अभी ये दोनों 0 0 हो गए। ठीक है, फिर ये तो T=0 पे है, फिर आप इक्विलिब्रियम पे लिखो, तो इक्विलिब्रियम पे पहले आप x के टर्म में लिख लो। ठीक है, पहले आप x के टर्म में लिखो, लेकिन आपको Kp का एक्सप्रेशन यहाँ पे अल्फा के टर्म में लाना है, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। तो आप सेम वही बात है कि जब भी अल्फा आपको निकालना हो तो वही बेसिक फॉर्मूला याद रखना कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिकम्पोजेस विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल मोल। तो इस रिएक्शन में रिएक्टेंट के कितने मोल डिकम्पोज हो रहे हैं, x, और विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल मोल डिवाइड बाई a कर दो, तो यहाँ से x की वैल्यू अल्फा के टर्म में आ गई, x इज इक्वल टू a अल्फा, है ना। ज्यादातर ये ऐसा ही आ जाएगा, अगर रिएक्शन के कोफिशिएंट 1 होंगे, मतलब रिएक्टेंट के कोफिशिएंट स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 होंगे, तो हमेशा x बराबर a अल्फा ही आया करेगा। तो जहां जहां अल्फा x है वहां पे क्या लिख दो, a अल्फा, a अल्फा, a अल्फा। ठीक है, बोलो भाई, इतनी बात आई समझ में। Yes, sir. Yes, sir. अब इसका केपी लिखना है, तो केपी लिखने का वो शॉर्टकट वाला एक नहीं मेथड बताया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, वो वाला मेथड ही लगाइएगा, क्योंकि टाइम इतना नहीं रहेगा। तो आप सीधे क्या करिए, देखो पहले प्रोडक्ट के मोल लिख लो ए अल्फा, इसकी पावर 1 कर देना, ए अल्फा पावर 1, ए अल्फा पावर 1, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ए अल्फा इंटू ए अल्फा डिवाइडेड क्या हो जाएगा, ए माइनस ए अल्फा। ठीक है, इंटू जनरल एक्सप्रेशन में क्या था, पीटी अपॉन एन टोटल, ये तो था ना।
Yes, sir. PT upon Yes, n sir. total रेज टू पावर डेल्टा एन जी। अब देखो ए कैंसिल हो गया, ए अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। पीटी आपका टोटल प्रेशर है ना, वो पीटी ले लिया। अच्छा एन टोटल आपको निकालने पड़ेंगे, तो एन टोटल वो अल्फा के टर्म में ही निकालिएगा। तो एन टोटल आपके यहाँ पे आते दिख रहे हैं, एन टोटल साइड में निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएंगे ए माइनस ए अल्फा प्लस ए अल्फा प्लस ए अल्फा। एक ए अल्फा कैंसिल हो गया, तो ये हो गया ए वन प्लस अल्फा। तो ये आ गया ए वन प्लस अल्फा, और इसकी पावर क्या कर देंगे, डेल्टा एन जी, है ना। और डेल्टा एन जी कितना आएगा इस रिएक्शन का, बताओ। 1 1. डेल्टा एन जी 1 आ रहा है, बहुत बढ़िया, 1 रख दो यहाँ पे। तो एक ए से ये वाला भी ए चला गया, तो अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा इंटू पी टी। अब वो फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसको सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इंटू पी टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। बस ये आ गया हमारा केपी का एक्सप्रेशन, ही पूछा था उसने। ठीक है, Yes, Yes, sir. sir. केपी का एक्सप्रेशन अल्फा के टर्म में आ गया, अल्फा और पीटी के एक्सप्रेशन पीटी के टर्म में। ठीक है, तो ये अल्फा के टर्म में बस एक्सप्रेशन को लिखना समझ में आना चाहिए कि कैसे हम लोग उसको लिख रहे हैं। ठीक है, इस पे मतलब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, तो उसको समझना जरूरी है। एक क्वेश्चन चलो करते हैं। देखो एक ये वाला चलो करो, अच्छा क्वेश्चन है। है ना, देखो ये वाला आप लोग खुद से ही अटेम्प्ट करो। देखो रिएक्शन दी हुई है और आपसे कह रहा है द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ SO3 इज अल्फा एट इक्विलिब्रियम प्रेशर P नॉट Kp फॉर रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उसने अल्फा बोल दिया है, और टोटल प्रेशर को P नॉट कह रहा है। तो कह रहा है बताओ Kp का एक्सप्रेशन क्या होगा, है ना। तो एक बार कर लो, आप लोग अटेम्प्ट कर लो उसको, है ना। देखो क्या कौन सा आ रहा है। है ना, पहले आप लोग x के टर्म में ही लिखिएगा, क्योंकि x वाला प्रैक्टिस आप लोगों को है पहले से, और बाद में x की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिएगा अल्फा के टर्म में।
हाँ बताइए बेटा क्या आ रहा है, किसी का हो गया हो तो। सर ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। यस सर। यस सर। सर मैच नहीं कर रहा। अच्छा नन ऑफ दिस तो नहीं है। यस सर वही है। वही है क्या, ये चलो चेक कर लेता हूँ आंसर, हो सकता है नन ऑफ दीज ही हो, पढ़ा तो हुआ है। हाँ अगर वही होगा तब हो सकता है इसीलिए ना मैच कर रहा हो। कौन सा क्वेश्चन है, I2 है ना, सेक्शन आई का सेकंड क्वेश्चन। I2 में सर आपकी सीट स्क्रीन का एक सर आपकी क्वेश्चन। वो स्क्रीन नहीं विजिबल हो रही। अच्छा अच्छा, ये थोड़ी देर उस है ना, कुछ किया नहीं ना तो चला गया, अभी करता हूँ यार। तो इस पार्ट 2 में I2, चलो स्क्रीन शेयर कर देता हूँ पहले, है ना। उसमें ये कि थोड़ा सा टाइमर कुछ लगा हुआ है कि अगर कुछ लिखा नहीं मैंने तो फिर वो चला जाता है। I2 में कहाँ गया I2 का बी आंसर दिया हुआ बेटा इसमें तो, है ना, नन ऑफ दिस नहीं है, बी है। एक्सप्रेशन सही से बना रहे हो तुम लोग। देखो इसमें क्या करो, आप लोग पहले ए एक्स के टर्म में ही बनाओ, ठीक है, क्योंकि आप लोग की प्रैक्टिस जो है वो एक्स के टर्म में ही है ना। शुरुआत में हम लोगों ने इसी पे प्रैक्टिस करी भी थी। तो देखो आप एक्स के टर्म में लिखते हो तो कैसे लिखते हो, मान लेते हो कि इसके 1 मोल स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के रिस्पेक्ट में ये एक्स मोल डिकम्पोज होगा, लेकिन यहाँ तो 2 मोल है SO3 के, तो कितने डिकम्पोज कराओगे आप, A-2x, है ना। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा A-2x, ठीक है। और SO2 का 1 मोल होता तो x बनता, लेकिन बेटा 2 मोल है तो 2x, यहाँ पे x, ठीक है। फिर आप क्या करो, x को अल्फा से रिप्लेस कर दो। हाँ देखो बेटा, तो इसमें जो अल्फा का वैल्यू है, अल्फा को कैसे डिफाइन किया गया, अल्फा इज डिफाइंड एज मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिकम्पोजेस विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल मोल। तो देखो SO3 के कितने मोल डिसोसिएट कर रहे हैं इस सर इक्विलिब्रियम में, 2 2x है ना, हाँ 2x। और विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल मोल तो a ही है, तो डिवाइड बाई कर दो। तो यहाँ पे x की वैल्यू आप देखो तो आ रही है A-α/2, ठीक है। अब ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो, जहां जहां x आप देख रहे हो ना, हर जगह रख दो बेटा x की वैल्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा A-2 यहाँ भी रख दो 2A-α/2, और ये तो A-α/2 हो जाएगा। देखो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 यस सर आ कैंसिल, गया। ये हो गया A1 - अल्फा, ये A-α और A-α/2, ठीक है। अब इनको लेके आप निकाल दो केपी, तो इसका केपी हो जाएगा, पहले प्रोडक्ट का लिखेंगे हम लोग, तो प्रोडक्ट में A-α, लेकिन SO2 के कोफिशिएंट जरूर देखते रहना है ना, कोफिशिएंट को की पावर में लिखनी होती है। तो A-α होल स्क्वायर, फिर A-α/2, इसकी पावर तो 1 ही रहेगी, डिवाइडेड बाई क्या करना होगा, A1 - अल्फा होल स्क्वायर इंटू PT/N टोटल। N टोटल कितने आ रहे हैं, तो N टोटल में देखो A-α कैंसिल हो जाएगा, तो A+A-α/2, A+α/2, और डेल्टा NG निकालोगे तो 1 ही आ रहा है मेरे ख्याल से, है ना, 3 - 2 1। यस तो इससे आपका आंसर जल्दी आना चाहिए थोड़ा सा। तो A स्क्वायर अल्फा स्क्वायर इंटू A-α डिवाइडेड बाई A स्क्वायर 1 - अल्फा स्क्वायर,
वो पीटी को पी नॉट बोल दिया उसने, और ए 1 प्लस अल्फा बाई 2। देखो एक ए से ये कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर से ये कैंसिल, ए का तो नामो निशान हट गया है ना, सुपड़ा साफ हो गया। तो अल्फा 3 अपॉन 1 माइनस अल्फा और 1 प्लस अल्फा बाई 2 इंटू पी नॉट। ये अगर दिया हुआ है तो सही हो जाएगा, नहीं दिया हुआ है तो नन ऑफ दीज हो जाएगा, है ना। आंसर उसे बी दिया हुआ है, चेक करो जरा। यस सर, सही आंसर है। सर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर है। Yes, 7 हाँ हाँ, अल्फा स्क्वायर है भाई, वो तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर है वो। है ना। तो देख लो, ऑप्शन तो दिया ही थे क्वेश्चन में, इसमें बी वाला देखो यही आ रहा है, पी नॉट अल्फा क्यूब, पी नॉट अल्फा क्यूब, ठीक है। डिनोमिनेटर में आ रहा है 1 माइनस अल्फा होल स्क्वायर, और ये क्या आ रहा है 1 प्लस अल्फा बाई 2, है ना। अच्छा ये 2 इधर ले लो कॉमन, तो क्या आएगा 2 प्लस अल्फा, अच्छा 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बट से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। मल्टीप्लाई। अच्छा एक एक ये 2 सर जो वो है ना, ये मैं खा गया है सर लिखते लिखते। देखो ए अल्फा बाई 2 यहाँ तो था, लेकिन यहाँ गायब हो गया गायब हो गया, तभी तो गड़बड़ हो रहा है। तो वो गायब नहीं हुआ है, उसको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 2 आएगा नीचे, और बाद में जब इसको आप कॉमन कॉमन लोगे ना, तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आएगा, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से गायब हो जाएगा, ठीक। बोलो भाई। यस सर। अल्फा क्यूब पी 1 माइनस अल्फा स्क्वायर 2 प्लस अल्फा, हाँ आ जाएगा, यही आ जाएगा, ठीक है। Yes. तो आप लोग एक्स के टर्म में ही करके इसको ऐसे करना, तो उसमें गलत होने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो चलो होमवर्क फिर आप लोगों को बता देते हैं, है ना, जो करना है आप लोगों को। इसमें साथ साथ थोड़े करते रहिएगा, क्योंकि क्वेश्चन काफी है सीट में। देखो पिछली क्लास में कितना दे दिया था आप लोगों को, सेक्शन ए बी सी, है ना। देखो सेक्शन Yes. एक्सरसाइज 1 में सेक्शन ए आप लोग कर ही चुके होगे, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम केसी वाला भी कर लिया होगा, सेक्शन बी होमोजीनियस केपी केपी भी दे दिया होगा करने को आप लोगों को, केसी केपी में रिलेशन सेक्शन डी। तो ए बी सी डी तो हो ही गया था मेरे ख्याल से, है ना। इसके बाद सेक्शन कौन सा है, ई। तो सेक्शन ई रिएक्शन की लीजिएगा, एफ जी और आई, ठीक है। एच मत करिएगा, एच हेट्रोजीनियस अभी नेक्स्ट क्लास में कराएंगे हेट्रोजीनियस, ठीक है। तो ये आप लोग करते रहिए साथ साथ, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों लगा ही लीजिएगा, ठीक है। इतना कर लीजिएगा आप लोग, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी के आगे करेंगे फिर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अच्छा ठीक है, और कोई डाउट हुआ करे तो अ, अगर ये भी कर सकते हैं कि जैसे क्लास में शुरुआत के 10 मिनट पहले डाउट डिस्कस कर दें, जैसे आपने इतना कर लिया सेक्शन ए बी सी डी, अगली क्लास में मैं डिस्कस कर दूंगा, मतलब थोड़ा थोड़ा साथ साथ डिस्कशन भी करते चलो, नहीं तो लास्ट में बहुत सारा हो जाता है डिस्कशन करने के लिए भी, है ना, ठीक है। यस सर। तो नेक्स्ट क्लास में सेक्शन ए बी सी डी
ये जो शुरुआत वाले 4 सेक्शन है ना, तो इसके क्वेश्चन आप लोग डिस्कस भी कर लीजिएगा, जिसमें डाउट हो पूछ लीजिएगा, ठीक है। ओके सर। चलिए ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते रहोगे तो फिर पूरा हो जाएगा। चलो फिर थैंक ठीक यू है भाई, आप लोग है ना करिए दूसरी क्लास। आज तो क्लास नहीं होगी मेरे ख्याल से तुम लोग की, है ना। सर आज बैकअप क्लास है। अच्छा बैकलॉग, चलो फिर करो, ठीक है। ठीक ठीक।